नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज बात होगी यूपी में बढ़ती चुनावी सरगर्मी की। उत्तर प्रदेश कोरोना संकट से जूझ रहा है। विपक्ष के निशाने पर आए सीएम योगी हालात को संभालने में जुटे हुए हैं। इस बीच सूबे में चुनावी तपिश भी महसूस की जा रही है। पश्चिम बंगाल में मात खाने और पंचायत चुनाव में हकीकत से सामना करने के बाद बीजेपी अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पीएम मोदी की अगुवाई में दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के अलावा संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल हुए। उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। दोनों दलों के नेता दौरे कर रहे हैं, नए साथियों की तलाश में हैं। अखिलेश यादव को किसान आंदोलन और राष्ट्रीय लोकदल से बड़ी आस है। राकेश टिकैत पर भी उनकी नजर है। बीएसपी मैदान में अकेले उतर सकती है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन की अटकलें फिलहाल चल रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार छोटे दल भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते वो एकजुट हों। यानी देखा जाए तो चुनाव को लेकर अभी से सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या योगी सरकार के काम को सलाम होगा? जनता फिर से उन पर भरोसा करेगी या फिर कोरोना महामारी और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे बीजेपी पर भारी पड़ेंगे? यूपी में कैसी बह रही है सियासी बयार, किसमें कितना दम खम है, क्या होंगे समीकरण? आज करेंगे पड़ताल। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। कोरोना महामारी के जाल में जकड़े उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी की तपिश भी महसूस की जा रही है। पश्चिम बंगाल में मात खाना और यूपी पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी। कोरोना ने भी बीजेपी के लिए खेल बिगाड़ दिया था। जनता का रोष सामने आने के बाद मोदी सरकार और योगी सरकार अपनी इमेज को चमकाने में लगी है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश बचाना बड़ी चुनौती है, लिहाजा बीजेपी ने अभी से मंथन शुरू कर दिया। दूसरे दल भी अंदर खाने खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री सुनील बंसल और संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले शामिल थे। इससे पहले पंचायत चुनाव में मिली हार को लेकर बीजेपी में मंथन हुआ, जिसमें राज्य के बड़े बीजेपी नेता शामिल हुए थे। बैठक में कई नेताओं के अति आत्मविश्वास को पंचायत चुनाव में हार की वजह माना था। हालांकि ज्यादातर बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ताओं की जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। दोनों पार्टियों के बड़े नेता दौरे कर रहे हैं, नए नए साथी भी तलाशे जा रहे हैं। अखिलेश यादव का गेम प्लान किसान आंदोलन से उपजे विरोध को भुनाना है। अखिलेश यादव को लगता है कि रालोद अपने बड़े वोट बैंक को संगठित कर सकती है। राकेश टिकैत पर अखिलेश यादव की नजर है। अन्य पिछड़ा वर्गों के वोट बैंक पर भी अखिलेश यादव की नजर है। कांग्रेस भी राजनीतिक दोस्तों की तलाश में है, उसे भी कुछ छोटे दलों का साथ मिल सकता है। प्रियंका गांधी ने भी किसान पंचायतों में हिस्सेदारी की है। किसान नेताओं से जुड़े दलों को कांग्रेस साथ ले सकती है। पूर्वांचल में निषादों पर प्रियंका गांधी की तगड़ी नजर है। वे गंगा के किनारे बसे गाँव से होते हुए गंगा यात्रा निकाल चुकी हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने ओबीसी वोटों को साधने के लिए बड़ी तैयारी की थी। न सिर्फ दूसरे दलों के ओबीसी नेताओं को अपने साथ लिया, बल्कि ओबीसी समुदाय से आने वाले केशव मौर्य को डिप्टी सीएम तक बनाया। बीजेपी ने अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर का भी साथ लिया था, लेकिन अब समीकरण काफी बदल गए हैं। बीजेपी ने अपनी पार्टी के भीतर ही ओबीसी समुदाय के नेताओं को बड़ा बना दिया है। बात करें बीएसपी की, तो माना जा रहा है कि वो अकेले ही मैदान में उतरे। हालांकि चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी से मायावती का गठबंधन हो जाए तो दलित मुस्लिम गठजोड़ का फॉर्मूला चल सकता है, लेकिन जमीन पर कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। यूपी में छोटे दल भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। छोटे दल बिगाड़ेंगे खेल। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी साथ हो जाएं तो बड़ी पार्टियों के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि योगी सरकार के काम पर वोट मिलता है या फिर कोरोना की मार, किसानों का गुस्सा बीजेपी को भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में आज हम कोरोना के इस काल में यूपी की सरगर्मियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव की तैयारियों को लेकर किस तरह की घेराबंदी फिलहाल सभी राजनीतिक दल करने जा रहे हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही जुड़ रहे हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी से आशुतोष वर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से विवेकानंद पाठक हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर संजीव कौशिक चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अश्विनी जी आप ही से। तो सर,
यूपी में चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं क्या? किस तरह की तैयारियां कोरोना के काल में चुनाव को लेकर बीजेपी किस तरह की तैयारियों में जुटती हुई दिखाई देती है सर? घनश्याम जी देखिए, चुनाव हर 5 प्रदेश में होता है और अब 4 साल लगभग बीत चुके हैं। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन राजनीतिक दल जो है, एक चूंकि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, एक चुनाव एक उत्सव होता है, तो हो सकता है कि आप हर पार्टियां अपनी अंदरूनी तैयारी करती हैं। उसमें अगर आज बैठक हुई है तो कोई ये कह के चुनाव की बैठक नहीं है, एक पूरे प्रदेश का अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक हुई है और प्रदेश के नेता हैं, तो प्रदेश की स्थितियों पर आजकल चूंकि 2-3 महीने से सब लोग जो है कोरोना में ही व्यस्त है कि प्रदेशवासियों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे उनको जो है दवा लगी और है इसी घबराहट को किया जाए। कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश की स्थितियां समझ में आने लगी हैं असल में पंचायत चुनाव से। क्या इसी के मद्देनजर ये बैठक की गई? घनश्याम जी देखिए, पंचायत चुनाव हुआ। पंचायत चुनाव में हमारे बहुत ही नीचे स्तर के कार्यकर्ता हमारे जीत कर आए हैं। तो चीजों को, सरकार हमारी है, हम लोग प्रचंड बहुमत से जीते थे, तो योजनाएं तो बनती रहती हैं। और आने वाले दिनों में मैंने अब तक कहा कि चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव होने वाले हैं तो अभी तो देखिए 1 साल है, पार्टियों को सब चीज करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये बैठक किस लिए बुलाई गई हो कि कोरोना के काल में उत्तर प्रदेश कैसा कर रहा है, हम उसकी समीक्षा करें। हमारा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व में हम सबसे बड़े दल के रूप में है, तो हमारे साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है सर कि हम सबसे बड़े हैं, हमारी लोकतंत्र में सबसे ज्यादा वक्त है। सर यही जो अति आत्मविश्वास है ना आपका, ये कई बार नुकसान दे जाता है। और पंचायत चुनाव में ऐसा ही हुआ, बंगाल चुनाव में ऐसा ही हुआ, कई जगह बार बार इस तरह की चीजें रिपीट होती रही हैं। तो सर ये जो बड़े होने का दावा, जिस अहम के साथ दंभ भरते हैं ना आप लोग, सर इसमें कई बार दिक्कत हो जाती है। बहरहाल आप मेरे साथ रहिए। घनश्याम जी, बंगाल का जवाब मैं एक लाइन में देना चाहता हूँ। कहिए, सीटें बढ़ गई आपकी, यही बताएंगे मुझे। 3 से 77 को पहुंचना, मुझे अगर पता आप था, आत्मविश्वास की हार मुझे कहते पता हैं, था सर। तो आप 200 का पार का नारा देते थे ना अश्विनी जी, आप 200 का पार का नारा का देते थे सर। वो 200 पार का नारा क्या था? हार जाएंगे। हम क्या कहते नारा देते अपने कार्यकर्ताओं को कि हम हार जाएंगे। हमने 200 पार का नारा दिया था, एकदम सत्य है। 200 में हम ये क्या कहते, आधी भी नहीं ला पाए सर, आधी भी नहीं ला पाए जी, आधी भी नहीं ले पाए। नारा जो दिया कार्यकर्ताओं को, उसमें से आधा भी पूरा नहीं कर पाए। घनश्याम जी, बहुत बड़ी संख्या होती है। 3 सीट वाली पार्टी अगर 77 सीट पाती है तो संख्या छोटी नहीं है। चलिए, आप दूसरे नजरिए से मत देखिए। यूपी को संभालिएगा सर, ठीक है। विवेकानंद आ रहा हूँ सर, यूपी पे ही बात करेंगे आज, अभी है मेरे पास समय, मैं आ रहा हूँ आपके पास। विवेकानंद जी मेरे साथ है। विवेकानंद जी, आप लगातार कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए, फिर मैं आपसे अपना सवाल पूछूं। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो कहता हूं बड़का झूठा पार्टी। मतलब वहां सेंट्रल में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय पर चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बैठक हो रही है, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। बिल्कुल ही इंसानियत नहीं है, बिल्कुल ही मानवता इन लोगों के अंदर नहीं है, बिल्कुल ही इंसानियत नहीं है। कितना शर्मसार कर देने वाला है कि आज लोग अपना जान गंवा रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, लाशें गंगा नदी में तैर रही हैं, लाशों को सियार और कुत्ते नोच रहे हैं, और इस पर ये लोग सियासत कर रहे हैं। और कितनी बेशर्मी से हमारे दोस्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं कि कोरोना पे बैठक बुलाई गई थी। अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो ना कि राजनीतिक बैठक थी और चुनाव को लेकर बैठक थी। पंचायत चुनाव में जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यह सबक दिखा दिया है और दिखा दिया है कि अब इस देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जिस तरीके से जब इस देश को, इस सरकार की जरूरत थी कि इस देश की जनता के साथ खड़ी होती, एक राजनीतिक दल है हम, हमारा काम केवल सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, राजनीति में, सियासत में सेवा भाव भी होना चाहिए। आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी, चाहे वो कोरोना काल का जो पहला साल था वो फर्स्ट लॉकडाउन हो तब, या इस दूसरी लहर में कोरोना काल में, लगातार कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता, उसके सिपाही लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के साथ खड़े हैं, उनके दुख सुख में खड़े हैं और ये बता रहे हैं कि क्या करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहां पहुंची लोगों के दुखों को बांटने के लिए, वो भी जरा मेरे व्यूवर्स को बता दीजिए। विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहां लोगों के दुखों को बांटने के लिए पहुंची, ये भी बता दीजिए।
दर्शक ये भी जानना चाहते हैं। याद होगा, हाँ। आपको याद होगा घनश्याम जी, दिल्ली में जब सड़क पे जब मजदूर पैदल चल रहे थे, कोई 1500-1200 किलोमीटर पैदल चल रहा था, उस समय जब राहुल गांधी जी मजदूरों के पास जाकर बैठकर उनका दर्द सुन रहे थे, तो यही बड़का झूठा पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता आईटी सेल वाले लोग हो हल्ला मचा रहे थे कि राहुल जी क्या कर रहे हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि राहुल जी क्या जो चुनावी क्षेत्र है, चाहे वो जहां से सांसद है वायनाड और चाहे अमेठी जहां पर वो अभी सांसद नहीं है, फिर भी वहां के लोगों के लिए लगातार मदद, चाहे वो पहला लहर हो तब या दूसरी लहर हो तब। आज अभी कंसंट्रेटर भिजवाए थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाए हैं, सिलेंडर भिजवाए हैं, और अभी 25 तारीख से पूरे अमेठी क्षेत्र का सैनिटाइजेशन होने जा रहा है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लगातार सेवा का कार्य हो रहा है। हम सेवा की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग जनता के इस दुख में, जो इस महामारी में उनके साथ खड़े हैं। विवेकानंद जी, ये लोग अच्छा देख रहे हैं कि किस विवेकानंद जी, मुझे ये भी बता दीजिए सर, इतना सेवा भाव, अपार संभावनाओं के साथ कांग्रेस उतरती है, आपके राहुल जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन फिर भी एक विकल्प के तौर पे लोग आपको चुनते क्यों नहीं है सर? लोग आपको क्यों पसंद नहीं करते? अब तो आपके खाता ही खुलना बंद होने लग गया है, अब तो नए ट्रैक पे जाने लगी है कांग्रेस, जीरो की बात होती है अब तो आपको लेके। ये परसेप्शंस कौन फैला रहा है? ये हकीकत है सर, ये चुनावी परिणाम है, ये चुनावी परिणाम है, परसेप्शंस नहीं है। फर्क है सर, हकीकत में और परसेप्शंस में फर्क करना समझिए। सवाल आपने, घनश्याम जी आपने सवाल किया तो उत्तर तो आप हमसे सुनेंगे कि उत्तर भी आप ही दे लेंगे? नहीं, उत्तर आउट ऑफ ट्रैक मत दीजिए ना सर, जो उत्तर होगा वही देंगे ना। तथ्यों के साथ दे रहा हूं ना, हाँ। तथ्यों के साथ दे रहा हूं ना कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, 835 विधानसभाओं का चुनाव हुआ, सबसे बड़ी पार्टी कौन आई? यूपीए। आप मिला के देख लीजिए 5 राज्यों का रिजल्ट, आप 5 राज्यों को मिला के देख लीजिए कि 835 में सबसे ज्यादा सीटें किसने जीता? यूपीए ने जीता। तब तो आप ये नहीं डिस्कोर्स चलाएंगे, आप डिस्कोर्स वही चलाएंगे जो उनकी आईटी सेल, जैसे अभी फर्जी टूल किट लेके आ गए थे उनके प्रवक्ता। मतलब देश में इस समय लोगों की जरूरत है। बंगाल में आपको जीरो मिला, मैं आंखें बंद कर लूं क्या? बंगाल में खाता नहीं खुला, मैं आंखें बंद कर लूं क्या? अरे आप केरल क्यों नहीं देख रहे हैं? आप असम क्यों नहीं देख रहे हैं? आप तमिलनाडु अपने बूते पे क्या किया आपने? नहीं, आपने आप तो ये इतनी बड़ी पार्टी है, तमिलनाडु में किसके साथ जाके चुनाव लड़ते हैं? असम में किसके साथ चुनाव जाके लड़ते हैं? केरल में किसके साथ जाके चुनाव लड़ते हैं? क्या करते हैं? अकेले एक पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने चुनाव लड़ा, और जिस तरीके का चुनाव लड़ा और जिस तरीके का चुनाव लड़ा और जिसके बल पे चुनाव लड़ा, आप जानते हैं, मानवता को हत्या करके ये चुनाव लड़े। ये हत्यारे हैं। पूरे बंगाल की स्थिति जाके आज देख लीजिए क्या है। एकदम कोरोना बम पूरी तरीके से फट चुका है। ये तो इनका आलम है। जब ये दूसरी लहर थी, जब लोगों को मदद करनी थी, जब सरकार को खड़ी होनी थी, लोगों के साथ खड़ी होनी चाहिए थी, तभी चुनाव में प्रचार करते थे। नहीं, लेकिन अश्विनी जी बोलने देंगे ना, लोकतंत्र है सर, बोलने का हक सबको है। विवेकानंद जी को भी बोलने का उतना ही हक है जितना कि अश्विनी शाही को बोलने का हक है। आप मैंने कुछ 3 लेना 13 करके आप दूसरी पार्टी को इतना कमतर नहीं आंक सकते कि वो बोल भी ना पाए। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए विवेकानंद जी। ठीक है, ये तो आप लोग हैं कि बुलवा ले रहे हैं, नहीं तो जेल भेज दें। ठीक है आशुतोष जी, असल में मौजूदा समय में बीजेपी के लिए अपनी छवि को बचाए रखना और चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का जो दौर शुरू हो गया है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी किस तरह से कमर कस रही है? घनश्याम जी, मैं अपनी एफिडेविट जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को माना था माननीय उच्च न्यायालय के सामने कि हमने टेस्टिंग रेट कम कर दी है, जिससे हमारे केस कम हो गए। तो घनश्याम जी, आज की तारीख में 16,70,000 पॉजिटिव केसेस और सरकारी आंकड़ों में अगर हम 19,209 मौतें मानी जाए, और अगर हम एक्चुअल में देखें जो 1 लाख से ऊपर मौतों के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी बात से गर्व है, तो मुझे लगता है कि ये प्रदेशवासियों के लिए एक शर्मसार करने वाला दिन है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारें हैं। रही बात चुनाव की पार्टी, हम तो पहले से जानते थे कि उत्तर प्रदेश को आप भट्टी में झोंक दीजिए, आप गंगाओं के पानी में सिर्फ लाशें तैरा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कान पे जू नहीं रेंगने वाला। ये सरकार बनी ही इसलिए है कि हर समय चुनावी मोड में रहना चाहिए। मुझे याद है उत्तर प्रदेश और खासकर मैं लखनऊ जहाँ पे रहता हूँ, जब पूरी तरीके से जल रहा था, जब हम सब लोग परेशान थे, तब हमारे प्रधानमंत्री जी बंगाल में दीदी ओ दीदी करके चिल्ला रहे। ऐसे असंवेदनशील प्रधानमंत्री, ऐसे असंवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री बंगाल में जाके वो हिंदू मुस्लिम का राग अपना रहे हैं। वो चुनाव लड़ेंगे, किस मुंह से आएंगे लोगों के सामने? ऐसी बातें करते हैं।
चुनावी मोड़ में भारतीय जनता पार्टी ये कभी हटी ही नहीं है। और इनके विधायक और माननीय अश्विनी भाई सबको पता है ना अपनी विधानसभा के अंदर पैर रख पा रहे हैं, हिम्मत ही नहीं है किसी तरह के जनता संवाद कर पाए, ये किसी हालात में नहीं है। तो वही बात समाजवादी पार्टी की, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या है सोचना है, इसकी शुरुआत, इसकी बानगी आपने पंचायत चुनाव में देख ली है। उत्तर प्रदेश की जनता उसने अपना हिसाब कर लिया है। समय आने पे सब कुछ दिखाई जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है और किस लेवल पे जाके वो राजनीति करे। डॉक्टर आशुतोष, असल में मुझे ये समझाइए कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बिगड़ती छवि, उसके नहीं किए गए काम, उसकी विफलताओं से ज्यादा उम्मीद है या खुद भी कुछ कर पाएंगे? अपने आप में भी कोई कुव्वत है कि लोगों को समझा पाएंगे कि हमें भी दम है, या सिर्फ बीजेपी विफलता गिनाएंगे? घनश्याम जी, आप और यहाँ पर कई लोग बैठे हुए, एक बार बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से इस समय खड़े होने में विपक्ष में कौन खड़ा हुआ है। आपने अभी विवेकानंद पाठक जी की तो बात पहले ही बता दी है कि आप क्या करेंगे। रही बात उत्तर प्रदेश में जो भी आज कुछ हो रहा है, कहीं भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो माननीय अखिलेश यादव की दी हुई चीजें हैं। आप खुद लखनऊ में रहते हैं, आप जानते हैं क्या है। चाहे वो हमारी 108 एम्बुलेंस चल रही हो, चाहे राम मनोहर लोहिया अस्पताल चल रहा हो, चाहे वो कैंसर का इंस्टीट्यूट चल रहा हो, कुछ भी हो, सारे इन सारी चीजों पे प्रदेश की जनता आपको नकार चुकी है डॉक्टर आशुतोष। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आपको नकारा जा चुका है। अब दूसरे की चीजों को अपना बता के आप कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को? नहीं, मैं बिल्कुल कन्विंस करता हूँ, बताता हूँ। जब उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई लेके बांटा गया है, और कोई भी हो, कोई भी चुनावी विश्लेषक बैठा हो, कोई भी बड़ा हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को चुनाव के बारे में देखें, ये वही लोग हैं जो कहते थे शमशान चाहिए कि कब्रिस्तान, और शमशान और कब्रिस्तान बना दिया उत्तर प्रदेश को। ये वही लोग हैं। भोली वाली जनता के साथ आप इस तरीके का मजाक करेंगे, आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा और मिलने को तैयार है। जहां तक आप बता रहे हैं कि हम लोग हारे थे, आप फिर से चुनाव के बारे में देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा सीटों में हम लोग 5 से 10 हजार के वोट के कम अंतरों से हारे हैं, और हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कब करना है और हमें कैसे करना है। ये हमको 4 बार सत्ता में रह के उत्तर प्रदेश में। सर असल में आपकी पार्टी के ही टंटे बहुत है ना सर, आपकी पार्टी में इतने बवाल हो जाते हैं कि आप उसी से नहीं निकल पाते। बीजेपी से तो तब फाइट करेंगे ना जब आपके अंतर कलह सुलझ जाएगी। और ये जो आप 5 से 10 हजार का अंतर बता रहे हैं ना सर, ये तभी की बात है जब सरकार में और खासकर परिवार में फूट पड़ी थी। नहीं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी में कहीं और कहीं फूट पड़ती नहीं उत्तर प्रदेश के अलावा? चौराहे पे आके नहीं ढोल पिटता सर उसका, चाचा भतीजे की जंग जब चौराहे पे आके फूटने लगती है, घर के बर्तन फटकने लगते हैं, तो फिर सवाल होते हैं सर, लोग विश्वास नहीं करते फिर ना आप पे। अरे घनश्याम जी कैसी बातें कर रहे हैं? 2017 मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन लोगों की हालत खराब हो गई। केशव मौर्य जी दिल्ली में जाके अस्पताल में भर्ती हो गए खुलेआम। आप कैसी बातें करते हैं? आज योगी आदित्यनाथ की हाथ ये है कि AK शर्मा को लाके रखाना पड़ा है। बीच में तो हालत ये थी कि योगी आदित्यनाथ उसके लिए चुनाव जीतना पड़ता है, उसके लिए चुनाव जीतना पड़ता है सर। आपके यहाँ तो चुनाव से पहले हालत खराब हो जाती है, आप समझिए डॉक्टर आशुतोष। चुनाव में उतरने से पहले आपके यहाँ इतने लठ बजने लग जाते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं सर। मैं यही तो समझा रहा हूँ। पंचायत चुनाव में क्या देखा आपने? पंचायत चुनाव में क्या देखा? ये रिपीट होगी चीजें। आप निष्पक्ष पत्रकार की तरह बात कीजिए ना। नहीं, मैं निष्पक्ष ही हो रहा हूँ सर। लग रहा है कि आप कहाँ से हो रहे हैं? बताइए कैसे नहीं, बताइए कैसे नहीं, बताइए। आप बताइए कि आप क्या फूट नहीं पड़ी, आप बताइए कि आपके कलेश नहीं हुआ, आप बताइए कि घर की बातें चौराहे पे नहीं आई। किसमें कलेश? जहाँ बड़ी पार्टी कलेश होते हैं, हम फिर साथ में खड़े हुए हैं। आप बताइए मैंने AK शर्मा की बात गलत बोली? आप कहिए अपने चैनल पे खड़े होके, आप बताइए केशव मौर्य हार्ट अटैक के बहाने सर मैं वही डॉक्टर आशुतोष, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। दूसरों की कमियां आप गिना रहे हैं और वाकई एक विपक्ष के तौर पे आपको करना भी चाहिए, लेकिन ये सरकार अगर हटी, बीजेपी अगर हटी, उसका विकल्प आप क्यों होंगे? उसका विकल्प आप क्यों होंगे? लोगों को बताना होगा। तो मैं आपको बात कहूंगा, आप मुझसे पत्रकार की विश्लेषण कीजिए तो मैं बात करूंगा। मैं बिल्कुल वैसे विश्लेषण करता हूँ सर। ना, आप खुद, अरे बाकी लोग बैठे बता रहे हैं, यही आपको कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि आप तो अश्विनी जी की जगह लेके बैठ गए हो। ये आप तय कर रहे हैं सर, ये आप तय करें। आपने नहीं देखा जब मैंने अश्विनी जी से सवाल पूछे, आप शायद तब डिबेट में हिस्सा नहीं था।
लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको नहीं आप तो मानिए अरे तो। सर, आपके मन की बात नहीं करूंगा ना, आपके हिसाब से मैं मेरे मन सारंगी की नहीं बात- बजाऊंगा। आपकी बात- आप जो चाहेंगे वैसा नहीं होगा डॉक्टर आशुतोष। नहीं 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 नहीं, मन की बात तो आपको एक ही अच्छी लगती है, आपको भी पता है। कहाँ बातें कर रहे हैं सर ये आप? पुराने राग है आपको सर, तो आप मन की एपीएन बात पे प्राप्त बैठे नहीं हैं, है। आप गलत जगह बैठ के गलत हाँ। जगह बातें कर रहे हैं सर। नहीं, नहीं, आपको नहीं, पता ही नहीं, नहीं है, घनश्याम। आपको पता ही नहीं है मैं सर। घनश्याम थोड़ा सा जी। समय लीजिए सर, समय लीजिए, फिर मैं कोई लौटता बात हूँ नहीं, आपके घनश्याम जी, पास। होता है, होता है, जब दिल पे चोट समय लगती है तो लीजिए, ऐसा ही होता समय है, कोई लीजिए बात सर, नहीं। समय लीजिए। इस कोई तरह बात के नहीं, होता है, सर, इस होता तरह के गेम में मैं नहीं फंसूंगा आपके, आप समय लीजिए, मैं आ रहा हूँ नहीं, नहीं, आपके मैं पास। लग जाला नहीं। संजीव कौशिक मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, बीजेपी के लिए यूपी बचाना कितनी बड़ी चुनौती है सर? घनश्याम जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग अभी दरअसल चर्चा इस बात पे करने बैठे हैं कि सरकार प्रमुख और संघ प्रमुख के बीच में जो गोपनीय बातचीत हुई है या एक मीटिंग हुई है, जो हमारे पास और आपके पास जो क्षण की खबर आ रही है, ये खबर आ रही है कि संघ प्रमुख चिंतित है सरकार की बिगड़ती हुई छवि को ध्यान में रखते हुए। पिछले कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में जिस तरह से सरकार की छवि पर एक तरह से दाग तो नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो छवि धूमिल हुई है उससे संघ चिंतित है। संघ के बारे में हम और आप खूब जानते हैं कि भले वो सामने से डायरेक्ट वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं सहयोग करती हुई आपको नहीं दिखे, लेकिन अपरोक्ष रूप से पीछे से वो सारी पृष्ठभूमि तैयार करना और उसके लिए खाद पानी जो भी तैयार करना, वो संघ की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है, खास करके बीजेपी के लिए। पिछले कुछ वर्षों की बात यदि कर ले तो हमने देखा है कि जिस तरह से चाहे वो कोरोना काल हो पिछले वर्ष में, या इस वर्ष के कोरोना काल में हो, या फिर किसानों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से जो हालिया के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, निश्चित तौर पे सरकार के पेशानी पे एक चिंता की लकीरें तो आई। निश्चित रूप से लोगों के जहन में भी ये बात कही है, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव में दिखाया गया, या हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी या फिर सत्तर के नेताओं ने जितनी दिलचस्पी दिखाई और जिस तरह से बढ़ चढ़ के उन लोगों ने राजनीति को तवज्जो दी, नतीजा ये रहा कि जिससे तैयारियां करनी थी उतनी तैयारियां नहीं हुई और एक बड़े मात्रा में लोगों की जान माल का भी नुकसान हुआ है। हमने देखा है कि किस तरह से चाहे वो गंगा निर्मल करने की बात हो और गंगा में छितराते हुए लाश भी निश्चित तौर पर संक्रमण के लिए चिंता का विषय है। यूपी में खास करके जहां राम राज्य की बात की जा रही है, योगी जी के छवि पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रश्न चिन्ह इस तरह की घटनाओं से लगा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी छवि पर कहीं ना कोई असर पड़ा है। दरअसल 2014 की बात यदि हम शुरू करें शुरुआती दौर से, तो भारतीय जनता पार्टी की एक जो छवि रही है और वो जो व्यापक रूप में छवि निर्माण किया गया था, उसी का नतीजा था कि 10 सालों से बड़े मजबूत कांग्रेस की जो सरकार थी उसको हटाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई थी। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो पड़ोसी मुल्क को चेतावनी देने की बात हो, काले धन की बात हो, जीएसटी की बात हो, तमाम कुछ ऐसे मुद्दे जो घटनाएं घटे हैं, निश्चित तौर से जो मजबूती 14 में दिखाई दे रही थी या 19 में जिस मजबूती के साथ लोगों ने लाया, वो आज के वक्त में कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई दी है। तो इसका नतीजा है कि हमने देखा है कि चाहे पंजाब के नतीजे हों जो हालिया चुनाव हुए हैं, या उत्तर प्रदेश के हो, या बंगाल में भी हमने देखा है कि वो नतीजे जो आने चाहिए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हाँ, ये नजरिया जरूर हो सकता है कि अभी हम सुन रहे थे, शाही जी बता रहे थे कि 3 से हम यदि 70 पार कर जाते हैं तो हम कहाँ हारते कहाँ हैं, हम तो जीत ही रहे हैं। वो तो हमें भी पता है कि 3 से 30 भी होते तो वो जीतते, 60 भी होते तो जीतते और 100 भी होते तो वो जीतते। लेकिन जो दावा की जा रही थी कि नहीं हम 200 से पार होंगे यहाँ मजबूती के साथ, और चुनाव के तीसरे चौथे चरण में ही आदरणीय गृह मंत्री जी जब ये कहने लगे थे कि ममता दीदी अपने हार की समीक्षा करें, आगे की बात छोड़ दें और इस तरह के आरोपों से बाज आए वो, तो निश्चित रूप से एक बड़ी दावेदारी जो थी वो खारिज कर दी वहां के लोगों ने। उन सब चीजों से चिंतित, खास करके अगले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उन सब चीजों से चिंतित एक ऐसा गोपनीय मीटिंग जो कि किस तरह से छवि को सुधारा जाए उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह की चर्चा चल रही थी। हाँ, ये बात सही है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी अस्वीकार्य नहीं है, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई न कोई एक मजबूत कद्दावर और अपने रणनीतियों के साथ कि हम इससे बेहतर सरकार दे पाएंगे, उसका कोई खाका विपक्षियों के पास अभी मौजूद नहीं है। अभी भी ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि विपक्षी में जिस तरह से खुद में दरार है, ये कहने में कोई शिकायत नहीं होगी कि अभी भी तराजू के मेढक के जैसे सारे एक तराजू पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक ये तैयार नहीं होंगे निश्चित तौर पर इनकी वजन बहुत हल्की रहेगी और सामने भारतीय जनता पार्टी भारी होते हुए पुनः एक बार हमें लगता है कि वो अपनी बाजी जीतने में कामयाब हो या ना हो, भारी पड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में संघ परिवार का चिंतित होना स्वाभाविक है। संघ परिवार के चिंतित होने की वजह से ही इस तरह की गोपनीय मीटिंग आज हुई है।
भारतीय जनता पार्टी के सामने जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियां भी हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां भी हैं, अपने अहम को यदि वो इस बार भी ना त्याग पाए, पिछले वर्ष के भांति टुकड़ों टुकड़ों खानों में बटे रहे, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी सबों के बावजूद वो मजबूत रहेगी। लेकिन चिंता की लकीरें भारतीय जनता पार्टी और संघ के पैसाने पर निश्चित तौर पर उभरी है, जिसका नतीजा हमने आज। लेकिन संजीव सर, असल में ये क्या संघ की खास रणनीति है? क्योंकि सिर्फ चिंतित नहीं है, उसने मोदी सरकार को, उनकी कार्रवाई को, कोरोना को लेकर कटघरे में भी खड़ा किया। पिछले दिनों मोहन भागवत की जो स्टेटमेंट आई हमने और आपने देखी। सर, क्या माना जाए कि असल में संघ खुद विपक्ष की भूमिका निभाकर या अदा करके विपक्ष के आरोपों से बचाने की कोशिश कर रहा है? ये एक खास स्ट्रेटेजी है सर? नहीं, देखिए, संघ की जो भूमिका होती है वो संघ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को अपना एक आगे के चेहरे के तौर पर बना के रखती ही है, लेकिन वो व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचती है। जिस तरह से हम और आप चिंतित होते हैं, एक समाज के प्रति हमारी और आपकी जिम्मेवारी होती है, ठीक वैसे ही संघ परिवार भी सोचता है कि समाज में अमन चैन रहे, कौन कहाँ फेल्योर हो रहा है वहां भी उसे कान उमेटने की जरूरत होती है। और पिछले कुछ दिनों में जो जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर संघ की एक नाराजगी रही है। और नाराजगी के साथ साथ इसका मतलब, संघ की नाराजगी का मतलब ये भी हम ना लगाए कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग कोई दूसरी रणनीति बनाने का प्रयास कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत करने के लिए, चाहे उनकी नाराजगी हो, चाहे पिछले दरवाजे से उनको टाइट करने की बात हो, या फिर चेहरे को बदलने की बात हो, कई तरह की चीजें हो सकती है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि संघ के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प है। यदि वो संघ कान भी उमेटती है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो प्यार से मिठा हुआ कान है और बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए उमेशा हुआ वो कान है, न कि किसी और ठीक है। अश्विनी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पाठक जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं अश्विनी शाही के पास जा रहा हूँ। बिल्कुल घनश्याम जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके इस परिचर्चा में ये उठना चाहिए कि जिस तरीके से तेजी दिखाते हुए 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ के जो संगठन मंत्री हैं उनके साथ बैठकर एक बैठक कर रही हैं और आगामी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जिस समय देश के लोग और प्रदेश के लोग परेशान थे, हताश थे, निराश थे, ऑक्सीजन के अभाव में जान दे रहे थे, गंगा नदी में लाशें तैर रही थी, लोग इलाज नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था, दवाइयां नहीं मिल रही थी, काला बाजारी हो रही थी, उस समय तो प्रधानमंत्री जी ने कोई बैठक नहीं किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कोई बैठक नहीं किया। उस समय इनका जो संघ है वो संघ ने कोई बैठक नहीं किया। जिस संघ के बारे में ये दावा करते हैं कि संघ सेवा की भाव करता है, सेवा कार्य करता है, कहां कहां बाढ़ में, यहाँ पे वहां पे ये लोग दिखाते हैं कि हम सेवा करते हैं। आपने संघ को कहीं कोरोना में सेवा करते हुए देखा क्या? एक कोई तस्वीर संघ की आई क्या जो कोरोना में ये लोग सेवा कर रहे हो? कोविड पेशेंट के पास जाके, कोविड अस्पताल में जाके, वहां पर जाके, कहां गया आपका सेवा नीति? साफ जाहिर है घनश्याम जी कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं। आज आपने देखा 2 दिन पहले फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी रो दिए। ये 7 सालों में लगभग 8 बार रोए और साथ में 8 से गुणा कर दीजिए तो 56 हो गया। सोशल मीडिया में खूब चल रहा है आजकल 8 साथे 56। तो ये मगरमच्छ के आंसू हैं। ये सियासत केवल इसी तरीके से करते हैं। जब लोगों के साथ खड़ा होने की जरूरत होती है ये नहीं खड़ा होते हैं। जब बैठक कोरोना के लिए करनी चाहिए थी, वैक्सीनेशन के लिए करनी चाहिए थी, वैक्सीन के लिए करनी चाहिए थी, नहीं किए। सोचिए, देश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक, दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक हिंदुस्तान 9,000 मिलियन टन ऑक्सीजन बाहर भेज देता है। सोचिए, इस देश की जब रेमडेसिविर की जरूरत थी इंजेक्शन की, 6 करोड़ रेमडेसिविर इंजेक्शन इस देश की सरकार बाहर भेज देती है। सोचिए, जब पूरे देश और दुनिया की सरकारें वैक्सीन खरीद रही थी, उस समय ये सरकार चुनाव करा रही थी। प्रियंका गांधी का अपने बच्चों को लेके मंच पे खड़े होकर चुनाव के दौरान अपील करना नौटंकी नहीं है, ड्रामा नहीं है, और प्रधानमंत्री का भावुक हो जाना अपने देश के लिए एक तरह का छदम कोशिश की जा रही है, नौटंकी की जा रही है। सर, ये पब्लिक समझेगी क्या? पब्लिक घनश्याम जी, पब्लिक समझ चुकी है। ये पब्लिक है, सब जानती है। अब ये पब्लिक समझ चुकी है कि एक आदमी जो कभी चाय बेचता था, कभी पॉलिटिकल साइंस इंटायर में डिग्री ले लिया, कभी कहाँ क्या कर दिया, कभी शेर को मार दिया, कभी बाघ को मार दिया। क्या ड्रामा चल रहा है इस देश में?
क्या ड्रामा चल रहा है? कोई नहीं पूछने वाला है कि सरसों का तेल 180 रुपया लीटर हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है कि रिफाइन 160 रुपया लीटर हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है कि पेट्रोल 102 रुपया लीटर हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है कि डीजल 90 रुपया लीटर हो गया है। क्या हो रहा है इस देश में? प्रधानमंत्री को सामने बैठकर प्रधानमंत्री को इस तरीके से कहना कांग्रेस के लिए बहुत ही निंदनीय चीज है। और अब मैं अरे भैया अश्वनी जी, पाठक साहब हो गया, पाठक साहब ठीक है, पाठक साहब डिबेट ठीक चल रही है ना। आप देखिए हल्ला नहीं सर, शोर नहीं, समझ में नहीं आएगा। आप रहिए मेरे साथ। पाठक साहब मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। अश्वनी जी बोलिए। बढ़िया हो रही है, डिरेल करने की कोशिश नहीं, कोई डिरेल नहीं कर रहा, कोई डिरेल नहीं कर रहा सर, यहाँ नहीं हो पाता ये, यहाँ नहीं हो पाता सर ये। बोलिए जी। अब मेरा जवाब सुन लीजिए। पहले मैं कांग्रेस से शुरू करता हूं। कांग्रेस ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। मैं 2-3 आंकड़े अभी देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। तो क्या इनको अभी इसी अप्रैल से मई महीने में ही जो इनकी मीटिंग हुई है, जिसमें सोनिया जी और पूरा उनका CWC की मीटिंग हुई है, वो उसके लिए इनको शर्म आई, उसके लिए माफी मांगा इन्होंने? आज भाजपा के अंदर के लोकतंत्र पर ये सवाल उठा रहे हैं। कोई हक नहीं इनको बनता है कि ये सवाल उठाए, क्योंकि इन लोगों ने अभी मीटिंग की है जिसमें अध्यक्ष का चुनाव टाला गया है इनका। दूसरा मैं इनको कहना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जी इनकी पूर्व अध्यक्षा हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर देश के लोगों में मौत हुई है, भावुक हो रहे हैं, तो उस पर इनका सवाल उठा है। इन्होंने घड़ियालू आंसू बोला है। सोनिया गांधी बाटला हाउस के लोगों के लिए जब रोती है, तो कांग्रेस के ये महासचिव कहाँ रहते हैं? उस समय सवाल नहीं उठाते हैं। आगे अपने एजेंडे पे, निंदनीय है अपने एजेंडे पे। पाठक साहब आ रहा हूँ, लेट हिम कंप्लीट सर। आने एक बार बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ सर। आशुतोष जी भी फिर उनके पास भी जा रहे हैं सर। ठीक है, दूसरे की बातों में दर्द होता है, आशुतोष जी आ रहा हूँ। करना सीखिए। मैंने आपको सुना है बहुत धैर्य से। तीसरी चीज मैं अब आता हूँ, क्योंकि जो डिबेट है वो रोने और हंसने पर नहीं है। मैं आता हूँ, अभी पंचायत का चुनाव हुआ, केरल में भी पंचायत का चुनाव हुआ घनश्याम जी। हम 17% वोट पाए। भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं थी, लेकिन 17% वोट हम पाए थे। लेकिन जब अभी विधानसभा के चुनाव हुए तो हमारा वोट परसेंटेज हो गया 11.5। कांग्रेस वहां बहुत पहले से थी। कांग्रेस 21% वोट पाई है। हम बहुत पीछे नहीं है कांग्रेस से। केरल में हमने बहुत अच्छा किया है। इन दोनों का मैं आंकड़ा इसलिए बता रहा था कि अभी जो लोग कह रहे थे, जैसे हमारे सफाई वर्मा जी कह रहे थे कि हमने बहुत बढ़िया किया, वो झांकी है, तो ये मुद्दे दूसरे होते हैं। अश्वनी जी अच्छा होता कि अश्वनी जी अच्छा होता कि ये चुनावी आंकड़ों के साथ साथ आप मुझे ये बताते कि प्रदेश में कोरोना को लेके आप लोगों ने क्या काम किया सर। यहाँ जो जिंदगियां जा रही है वो बताते तो ज्यादा बेहतर होता सर। हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं आप, हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। रामश्याम जी मुझे आने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। इतना टाइम आपने दिया तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। कहिए। अब आता हूँ मैं कोरोना पर। प्रदेश में कोरोना एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया था, जो कि इस प्रदेश में कुछ मैं मानता हूं ऑक्सीजन की कमी हुई, हम रहते हुए नहीं पहुंचा पाए। अभी हमारे कांग्रेसी साथी ने कहा कि मिलियन टन, 9,000 मिलियन नहीं मीट्रिक टन होता है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि वो उनमें से जाकर RTI डालकर पूछ लें, अगर इनको जानकारी की कमी है। 8,000 मीट्रिक टन लगभग, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, ये औद्योगिक ऑक्सीजन था जिसकी हम बाहर सप्लाई किए थे, और 1,000 मीट्रिक टन सिर्फ मेडिकल था ऑक्सीजन जो बाहर गई थी। ये मैं बता रहा हूँ। दूसरा, ये ऑक्सीजन हमारे यहाँ क्रायोजेनिक टैंकर नहीं थे। जब कोरोना नहीं था तो 700 मीट्रिक टन में काम चलता था हम लोगों का। जब पिछली बार कोरोना आया तो 2,800 मीट्रिक टन आया हमारे यहाँ। उस 2,800 मीट्रिक टन को हमने पूरा किया, और आज 9,000 को भी हमने पूरा किया। आज कोई नहीं, कोई कह रहा है जब ऑडिट होनी शुरू हो गई देश में ऑक्सीजन की, तो सारे नेताओं के मुंह पे ताले लग गए। जो लोग केजरीवाल जी चिल्लाते थे या जो चिल्लाता था कि ऑक्सीजन नहीं है मेरे यहाँ, जब ऑडिट होनी शुरू हो गई तो सबके ताले लग गए। तो तीसरी बात पर मैं आना चाहूंगा घनश्याम जी, जल्दी से सर में ब्रेक लेना है। पूरे प्रदेश में टीम बनाकर एक एक गांव में, एक एक घर में हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रेसिंग करने के बाद, और उनको जो है ट्रैक कर रहे हैं।
हम तीनों काम कर रहे हैं। आप हमारी मुसीबत टीम आने के आपका बाद वो काम लेकर कर रहे हैं, सब लेकिन लगी मुसीबत हुई। ये आने से बहुत पहले बेहतर आपकी काम हो रहा तैयारी हमारा। नगण्य थी, सिफर थी सर। इससे कोई भी इंकार नहीं करेगा, और इसका खामियाजा आप कैसे भुगतेंगे और इसके लिए कैसे तैयार रहेंगे, ये मैं जानूंगा आपसे। कोई बात नहीं सर, बोलिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आपने बहस की शुरुआत करी और जो उन्होंने बताया कि कौन सी पार्टी चुनावी मोड में रहती है, तो उसमें मुझे लगता है कि ना ही उत्तर प्रदेश की जनता को और ना ही भारत की जनता को किसी भी तरीके से कहीं कोई संकोच रह गया है कि कौन चुनावी मोड में है। जहाँ तक आरएसएस की बात है, तो आरएसएस को कभी भी देश से मतलब नहीं है। वो एक खाली दिखावटी चेहरा है। उनके खाने के दांत दूसरे होते हैं और दिखाने के दांत दूसरे होते हैं, तो उससे भी मतलब नहीं है। रही बात सरकार चलाने के लिए, तो उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से अपना कोरोना दंश झेला है, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं, मुझे लगता है कि पूरे विश्व के इतिहास में वुहान के बाद दूसरा ऐसा शहर जो लखनऊ खासकर है, और राजधानी जिस तरीके से ये जली है, वो कहीं उससे कोई परे नहीं है। और मुझे याद आता है कि जब 20 मई को माननीय उच्च न्यायालय ने एक बात बोला कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है, आप सब लोग ने देखा कि उसके उपरांत भी अगर अश्विनी भाई को लगता है कि हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर उनको फिर बता दें कि 4 मई को क्या बोला गया था। आप ये भी ध्यान रखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़े अच्छे से कोट किया कि हमें इस बात का बहुत डर है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई न होने से कोविड के मरीज मर रहे हैं। यह यूपी यह पूरी तरीके से अपराध है और नरसंहार से कम नहीं है। और उन लोगों को के द्वारा नरसंहार है जिन पर यह जवाबदेही थी, ये ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें। इसके बाद भी अगर कोई शब्द रह जाते हैं, इसके बाद भी अगर इनकी आंखों में जरा सी भी शर्म हो जाती है, तो एक बार उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के सामने एक बार ने भी कहा था वर्मा, गलती हुई है, हमसे गलती हुई है, हम सुधारेंगे, हमको मौका दीजिए। तब चुनाव की बात आती है, तब बात आती है कि हम चुनाव करेंगे। किस मुंह से आप जाने को तैयार हो? यहाँ पे हम 5 लोग बैठे हैं और 5 लोग अपने घर के चारों तरफ देख लें मौतों का आंकड़ा, और उसके बाद सरकारी आंकड़ा देख लीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो ये चर्चा हो रही है कि आरएसएस के लोग आ गए, अमित शाह आ गए, वो इस बात के कि हम अब किस मुंह पे जाएंगे सरकार के पास, क्या एजेंडा लेके जाएंगे। हमारे तो सारे क्या। अच्छा डॉक्टर आशुतोष, आपको इस राजनीतिक आपदा में समाजवादी पार्टी के लिए कोई अवसर भी दिखाई देता है क्या? समाजवादी पार्टी कभी आपदा में अवसर नहीं देखती है। आपदा में जिसने अवसर देखा वो आपको पता है वो कौन है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वैसे भी काम करते हैं, जमीनों के बीच में रहते हैं, काम करते हैं और हर समय गांव में रहते हैं। आप ये मत बताइए कि हमारे लिए आपदा में अवसर नहीं है। हमने 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है और अच्छी तरीके से संभाली है, कोई गुरेज नहीं है इस बात का। आज उत्तर प्रदेश जहां भी खड़ा हुआ है, जिस भी स्थिति में है, जो भी आप स्वास्थ्य सुविधाएं देख रहे हैं, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इन्होंने राजनीतिक उन्माद करना शुरू कर दिया है। जब पहले के समय थे, अरे तब तो आपने कांग्रेस को कंडम कर दिया एकदम से। भारतीय जनता पार्टी ने तो कांग्रेस ने भी नहीं कुछ किया देश में। अरे कुछ ही नहीं किया, आप देख लीजिए। और उत्तर प्रदेश से क्या तैयारी हो रही है आप देखिए। बाराबंकी के राम सनई घाट में किस तरीके से 100 साल पुराना मस्जिद तोड़ा गया, ये किस चीज की शुरुआत है? अरे जब कब्जा करके मस्जिद बनेगी तो चलिए कोविड पे सर, कोविड पे लौट रहे, कोविड पे लौट रहे। रुक जाइए, हाँ, कोरोना पे बात कर रहे सर। डॉक्टर आशुतोष, इस कोरोना में जब प्रदेश सरकार कोरोना में, बिल्कुल मैं घनश्याम जी आपसे सहमत हूँ, कोरोना पे बात होनी चाहिए। डॉक्टर आशुतोष, जब असल में कोरोना की बात हम कर रहे हैं और कोरोना में आपको प्रदेश सरकार बिल्कुल विफल दिखाई देती है, सर इस मौके में, इस संकट की घड़ी में समाजवादी पार्टी की भूमिका कैसी रही? वो 2 बड़े काम मुझे समझा दीजिए सर जो आपने किए हो। बिल्कुल सही किया। मैं ये बता सकता हूँ कि आज जहां भी इलाज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आपको मैं 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। जो सबसे बड़ा हमारे गृह मंत्री हैं, इतने बड़े रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब उत्तर प्रदेश चल रहा था, जब लखनऊ चल रहा था, तब उनको याद नहीं आई, तब उनको याद नहीं आई, तो उन्होंने कहा DRDO एक बड़ा सा अस्पताल बनाएगा, 1000 बेड का बनाएगा। ये घोषणा तो कर दी, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं हुआ। जमीन पे उधरते उधरते 15-20 दिन लग गए और अस्पताल कहाँ बना?
समाजवादियों के बने हुए कला केंद्र कोरोना के काल के दो बड़े काम सर डॉक्टर आशुतोष, कोरोना के समय जब प्रदेश जूझ रहा है, जब बीजेपी कुछ नहीं कर पाई आपके हिसाब से, जिसकी वजह से हालात खराब हो गए, सर ऐसे दो बड़े काम जो आपने किए, समाजवादी पार्टी ने किए, जिसके बूते आप चुनाव में बता पाए लोगों को। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा, और मुझे लगता है कि आप पत्रकार हैं, आपको विपक्ष को ही पूछने का हक है। हमने तो काम किया जमीन पे, हमने ऑक्सीजन दिलवाया, हमने कंसंट्रेटर दिलवाए, हमने दवाइयां दिलवाई, हमारे अस्पताल में बनाए हुए 200 लोगों को पानी में नदी में कुलवा दिया। एम्बुलेंस से पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है। ये है विपक्ष का काम, ये है जो खड़ा होकर काम कर रहा है। अगर माननीय अखिलेश यादव ना बोलते तो कैंसर इंस्टीट्यूट का 1000 बेड का अस्पताल ये मोदी सरकार, ये योगी सरकार खोलती नहीं। आपको हकीकत बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति में पूरे प्रदेश को जला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता जो व्यक्ति के साथ करने वाली है, ये वापस उसी जगह चले जाएंगे जब आज से 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, देखिए कुछ समझ लेते हैं सर, कुछ न्यूट्रल बातें भी कर लेते हैं ना। आप लोग तो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, कुछ न्यूट्रल बातें भी कर लेते हैं। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ है। संजीव जी, यूपी की इस जंग में, अपनी छवि को बचाने की इस जंग में, बढ़ते हुए कष्ट के दौर में, संकट के इस दौर में, सर बाकी दल जो बीजेपी के अलावा प्रदेश के हैं, उनकी स्थिति आप कैसे देखते हैं? घनश्याम जी एक मिनट आ रहा हूँ, पाठक साहब संजीव जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। देखिए घनश्याम जी, ये सवाल थोड़ा सा वाजिब इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष तो खुद ही सरकार से सवाल पूछ रहा है और सवाल से सवाल करने की स्थिति में है। विपक्ष क्या कर पाएगा सिवाय इसके कि आपसे ये सवाल करे कि नहीं आपने इस जगह पे बेहतर तरीके से काम नहीं किया। दरअसल हुआ ये है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के जो दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होते थे, वो राष्ट्रवाद और धर्म, जिसके लहर पे सवार होकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाती चली गई। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि राष्ट्रवाद और धर्म का झंडा और पताका लिए आप शुरुआती दौर में तो 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, वापस जब आ जाएंगे तो उसके बाद में आपको रोजगार चाहिए, पेट में अन्न चाहिए, बैठने के लिए घर चाहिए, छत चाहिए ऊपर से, तमाम तरह की उसके बाद में जो शरीर में एनर्जी पैदा करने के लिए जो जरूरतें हैं वो जरूरी हो जाती है। और आज के वक्त में सारे हिंदुस्तान के लोगों को ये कमी खल रही है कि जिन चीजों के बारे में, या जो मानवीय मूल्य है या जो हमारे सरोकारी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक तरह से बरगला दिया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई उसी तरह से है। आप हर एक मोर्चे पे, आर्थिक मोर्चे पे देख लीजिए या महामारी के मोर्चे पे देख लीजिए, हम सरकार क्यों चुनते हैं? सरकार इसलिए चुनते हैं कि ऐन वक्त पे इस तरह की महामारी में जब हम फंसे तो सरकार हमारे लिए छतरी लेके खड़ा हो जाए और हमें बचाने का प्रयास करे। लेकिन हम देख रहे थे किस तरह से देश के प्रधान लगातार 2 मई दीदी गई करते फिर रहे थे, और शाम को आते हैं और टीवी पर प्रकट होने के बाद में वो कहते थे कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। सारे लोग हंसते थे इन सब चीजों पे। कि सवाल ये है कि आप संजीव सर असल में मैं बाकी दलों की स्थिति आपसे इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाह रहा था कि जब कोरोना के काल में प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया जैसा कि कहा जा रहा है, ऐसे में जब ये लोग चुनाव में जाएंगे बाकी दल, तो ये अपने को कैसे बता पाएंगे कि हम मौजूदा प्रदेश सरकार का विकल्प है? तो ऐसे में इनकी स्थिति का आकलन क्या हम कर सकते हैं अभी? निश्चित तौर पे आपका सवाल वाजिब है, और ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनको ही ये बताना होगा कि हम बेहतर सरकार दे पाएंगे, और देंगे तो क्या देंगे, हमारे पास रोड मैप क्या है, किन किन जगहों पे आपके दियोर हुए हैं और हम इससे बेहतर दे सकते हैं। ये पूछना, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि ये पूछना कि आपने क्या किया, ये शायद थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि इनके पास जब सत्ता में आप नहीं है तो आपके साधन सीमित हो जाते हैं, आपके सारे चीज एक दायरे में सिमट के रह जाते हैं। अपने से किया है, कांग्रेस ने देखा है कि हम लोग यदि हम सर अगर मैं आपको रोक रहा हूँ सर, टोक रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, लेकिन सर ये वो दल, जो राजनीतिक दल आप कह रहे हैं कि कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो सर ऐसे में वो संस्थाएं, वो छोटे छोटे समूह, वो लोगों का गुट जो अपनी जान की बाजी लगा के लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, तो सर वो एफर्ट्स क्या ये लोग नहीं कर सकते? ये तो फिर भी उनसे स्ट्रांग है। अगर सरकार में नहीं है तो क्या हुआ सर? क्या ये उस स्थिति में नहीं है कि लोगों के लिए कुछ कर पाए? थोड़ा अजीब लगता है सर। घनश्याम जी, हमने देखा है कि सचमुच में जिस तरह से छोटे छोटे दल या लोगों ने कांधे से कांधा मिलाकर के लगातार, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहा है, राजनीति कोई देश नहीं रहा है, उन लोगों ने निस्वार्थ भाव से जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के लोग जहां जैसे जिसको मिल पाया, तो सर जब वो जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं सर, जब उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं और वो उम्मीद से परे जाके काम कर रहे हैं, तो इन दलों से जो भागीदारी समझते हैं, जो अपनी हिस्सेदारी समझते हैं प्रदेश में, और जो सोचते हैं कि आने वाले समय में हम सत्ता पे काबिज होंगे, विपक्ष में रहते हुए क्या ये उनसे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि अगर आप सरकार में नहीं भी है तो आप काम करें? घनश्याम जी, इन्हीं कार्यों के बदौलत तो जनता वहां का अपना मूड बनाएगी और देखेगी कि ये
कितनी तत्परता के साथ हमारे किस जगह पे कैसे हम जूझ रहे थे और हमारे साथ खड़े थे। बिल्कुल। इसी तौर पे जनता ये बात तौलेगी और देखेगी कि हमारे साथ कौन खड़ा था, कब खड़ा था, कैसे खड़ा था, और उसके हिसाब से ही वो कदम बढ़ाएगी। ठीक है, पाठक साहब कुछ कह रहे थे, बोलिए अब। जी घनश्याम जी, आपने देखा कि आपने सवाल किया दोनों राजनीतिक दलों से। बीजेपी के भी प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दे पाए और समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता कोई जवाब नहीं दे पाए जब आपने पूछा कि दो काम आप बताइए कि कौन से आपकी पार्टी ने क्या किया एज ए राजनीतिक दल। लेकिन मैं गर्व के साथ बता सकता हूं बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। देश में तो, दिल्ली में तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन पूरी तरीके से छाए हुए हैं। वो दूसरे सोनू सूद बन के उभर के आए हैं, पूरा देश देख रहा है। राहुल जी और प्रियंका जी के कहने पे श्रीनिवास पूरी तरीके से हर तरीके से लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खासतौर से बताना चाहता हूं कि लखनऊ में हमारे नेता प्रियंका जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पे टीम बना के बेकायदे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, बेड के लिए हम लोगों ने पूरा संघर्ष किया, सहयोग किया, जितना हो सका, जितना बन पाया। मैं खुद की बात बता रहा हूं घनश्याम जी, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि 50-50, 100-100 कॉल आते थे, लेकिन बमुश्किल हम लोग उसमें से 3-4 लोगों की मदद कर पाते थे, क्योंकि इतनी अराजकता, इतनी अच्छा, पता नहीं पाठक साहब, मेरे जहन में तो कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी स्मृति समझ नहीं आ रही जब आसाम की तरह चाय बागान में प्रियंका गांधी चाय पत्तियां तोड़ते हुए तो तस्वीर दिखा देती है। लखनऊ में उन्होंने कहा हेल्प करी, सर मुझे नहीं पता। छत्तीसगढ़ से जो टैंकर भेजा था ऑक्सीजन का, जो लखनऊ के एक बड़े अस्पताल को मिला, आपको नहीं दिखाई दिया क्या? बिना फोटो के भेज दिया इस बार। भाजपा ना देख पाए, लेकिन कम से कम आपको बिना फोटो के भेज दिया सर। फोटो तो आप खिंचाते हैं हर बार में, इस बार फोटो नहीं खींच पाए क्या? नहीं, फोटो क्या बात कर रहे हैं घनश्याम जी, हम फोटो की सियासत नहीं करते हैं। अच्छा। यही तो अंतर है हमारे और उनमें कि हम फोटो की राजनीति नहीं करते हैं। हम रोना होता है, रोना है इसलिए मास्क नहीं लगा रहे हैं। ये सेट है कि रोना है, मास्क नहीं लगाना है। पूरा प्रदेश देखा कि प्रियंका जी ने छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की मदद से एक ऑक्सीजन टैंकर लखनऊ के एक बड़े अस्पताल को उपलब्ध कराया। आप हो सकता हो, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, तमाम खबरों में बिजी रहते हैं, हो सकता हो आप नहीं देख पाए हो, लेकिन आप पता कर लीजिएगा कि ये है कि नहीं। और लखनऊ में हमारी पूरी टीम एसओएस के जरिए मदद कर रही है। ट्विटर हैंडल पे आप जाइए, यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे, एसओएस पे आप देखिए, वहां पर कितने सारे हम लोग को आवेदन आते थे और हम लोगों ने किस तरह से मदद किया। और अभी फिलहाल राजीव गांधी जी की जो 21 तारीख को हमने पुण्यतिथि मनाई, उसमें पूरे प्रदेश में हर एक जनपद में हमने भोजन वितरित किया कोविड अस्पतालों के सामने। और 25 तारीख से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दवा और सैनिटाइजर पूरे गांव में, गांव जाएंगे हम, कांग्रेस पार्टी के सिपाही, प्रियंका गांधी जी की सिपाही, राहुल गांधी की सिपाही, और गांव में पहुंचकर गांव को सैनिटाइज करने, जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है, जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार करने में असफल है, एज ए राजनीतिक दल सेवा की भाव से हम करने के लिए तैयार हैं। हम सैनिटाइजेशन करने के लिए तैयार हैं। हम दवाओं का पैकेट बांटने जा रहे हैं। वो दवाएं जो मल्टीविटामिन हैं, विटामिन सी है, जिंक है, जो बुखार में काम आती है, एक सामान्य दवाएं डॉक्टर की सलाह से हम लोगों को बांटने जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल है घनश्याम जी, जाते जाते आपसे एक बात है, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जब हमारे पास कोई घर हो, हमारे पास अच्छा घर हो और हमारे घर में कोई महामारी आई हो, तो क्या हम नया घर बनाएंगे? 20,000 करोड़ का मोदी महल बनाया जा रहा है। शर्म नहीं आ रही है इस सरकार को? ठीक है सर, मुझे वाइंड अप करना है, उससे पहले अश्विनी शाही आखिरी कमेंट आपका। सर, इतने इल्जामों के बीच चुनाव की तैयारी, लोगों को कन्विंस कर पाना यूपी के इस बार बहुत मुश्किल रहने वाला है। कैसे किया जाएगा, बहुत संक्षेप में बताइएगा, मुझे वाइंड अप करना है। गजराम जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग अगर जो बैठक हुई है वो कल जो है अब सबके सामने आ जाएगा। हम चुनाव अगर आ रहा है तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इतने आरोपों के बीच में आरोप लगाना तो इन लोगों का काम है। जब एक प्रधानमंत्री वहां पर बनवा रहा, जो इन्हीं लोगों ने शुरू किया था, 20,000 करोड़, वो 20,000 करोड़, वो 900 कुछ करोड़ में बन रहा है, तो इनको दर्द हो रहा है। अब वो मोदी महल कहना, क्योंकि लग रहा है कि भाई ये लोग कभी आने वाले नहीं है, इसलिए मोदी महल कह रहे हैं। दूसरा, मैं आपको एक गजराम जी बहुत स्पष्टता से बताऊंगा, एक टैंकर इन्होंने ऑक्सीजन भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया और झंडी दिखाकर वहां से भेजा था। मैं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, लखनऊ में आया था, लेकिन
जिस समय देश की जीडीपी 9% थी। जल्दी से अश्विनी जी बात पूरी करिए सर। बस मैंने खत्म किया। हाँ। बिना झंडे फोटो तो नहीं कर सकते ये लोग, ये बहुत बड़े अस्पताल में। अरे दूसरा भी कुछ कर लेते, अमेठी में भेज देते, किसी सरकारी अस्पताल में भेज देते, वो सब नहीं किया। उसके बाद खत्म हो गया। अमेठी में भी भेज दिया, अमेठी में भी भेजा था, अमेठी में भी भेजा था, ठीक है सर। असल में कोरोना संकट में इल्जामों की सियासत की कोई जगह नहीं है सर। ये इल्जामों का दौर चलता रहेगा। मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये असल में इल्जामों की सियासत है जो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन चुनाव से पहले जनता सब समझ चुकी है कि आने वाले समय में असल में सत्ता पे उसे किसे बैठाना है। चुनाव परिणामों का इंतजार करना होगा, चुनाव का इंतजार करना होगा, लेकिन इस तमाम राजनीतिक उहापों में फिलहाल आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए यूपीएन। नमस्कार।